हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरे के केस में फोकल स्पॉट मेजरमेंट के बारे में देखने वाले हैं। तो फोकल स्पॉट एक्सरे के केस में दो तरीके से इसको हम डिफाइन करते हैं, जैसे ट्रू फोकल स्पॉट है और इफेक्टिव फोकल स्पॉट जिसको बोलते हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये हम देखेंगे पहले। तो उसके बाद एक तो पहले फोकल स्पॉट का अलग अलग फोकल स्पॉट का डिफरेंस हम देखेंगे। इसके अलावा हील इफेक्ट करके एक टर्म होता है, एनवर्ड हील इफेक्ट ऐसा इसको बोला जाता है। तो इसका आपने शायद नाम सुना हो, तो मेडिकल फील्ड में भी ये हील इफेक्ट करके टर्म यूज होता है। बट एक्चुअल में जब भी आप एक्सरे का यूज़ करते हो तो इसमें एनोड साइड ये हील इफेक्ट देखने को मिलता है। तो किस तरह से ये वर्क करता है ये भी हम देखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में अगर आप आरटी लेवल 3 करते हैं ना तो उसमें भी इसके क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद लास्ट में हम इसका फोकल स्पॉट का मेजरमेंट कैसे लेना है, राइट, तो वो भी देखेंगे। तो फोकल स्पॉट मेजरमेंट है उसमें काफ़ी सिंपल टेक्निक है और इसमें डायरेक्टली इसका जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो आप मेजर कर सकते हैं कि कितना है, राइट। तो इसका जो टर्मिनोलॉजी है अलग अलग ये हम ये वीडियो में कवर करेंगे। और जैसे एक फोकल स्पॉट है वो जितना हो सके उतना कम डायमेंशन इसका होना चाहिए, राइट, जिससे क्या है कि हमको इमेज जो मिले वो शार्प इमेज मिले, राइट, रिजोल्यूशन अच्छा मिले। सो यहाँ पे ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी और इसके अलावा एक्सरे एक्चुअल में कैसे काम करता है ये मैं पहले आपको बताऊंगा, राइट। सो अगर आप पीसीएन आरटी का एग्जाम देने वाले हैं ना तो इसमें भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। पीसीएन आरटी एफआई का एग्जाम है तो इसमें भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और एएसएनटी लेवल 3 के एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। सो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त कलीग लोगों को शेयर करिए। इसके अलावा ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें एनडीटी लेवल 2 का पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोड स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन इवेल्युएशन के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जैसे एएसटीएम, एएसएमई, एडब्ल्यूएस, एपीआई, इन सब के काफ़ी सारे कोड स्टैंडर्ड और एनडीटी रिलेटेड वीडियो मैंने बनाए हैं, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिलेटेड। और प्रैक्टिकल एनडीटी के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। सो देखिए, एक्सरे फोकल स्पॉट एंड मेजरमेंट। सो सबसे पहले फोकल स्पॉट कैसे होता है, क्या कौन कौन से आप अलग अलग इसके नाम होते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू फोकल स्पॉट इन एक्सरे। इन एक्सरे ट्यूब द फोकल स्पॉट इज द एरिया ऑन द एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट टू प्रोड्यूस एक्सरेज। तो सबसे पहले तो इसमें एनोड कैथोड इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ओके, आपने एक्सरे ट्यूब देखा हो तो, और अंदर की साइड पूरा वैक्यूम होता है और इसके बाद जब भी ये कैथोड साइड टंगस्टन का फिलामेंट होता है उसको आप हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन हायर वेलोसिटी से इस साइड ट्रैवल करेंगे, मतलब कि एनोड की साइड ट्रैवल करेंगे, अट्रैक्ट होंगे। और एनोड की साइड भी टारगेट रखा हुआ होता है, ये टारगेट भी टंगस्टन का ही होता है। सो ये टारगेट साइड वो ट्रैवल करके वहाँ पे स्ट्राइक हो गए तो उस केस में आपको एक्सरे का बीम मिलेगा, राइट। सो यहाँ पे जब जहाँ भी वो स्ट्राइक करते हैं, राइट, वो पर्टिकुलर एरिया है ना उसको फोकल स्पॉट बोला जाता है, राइट। इसको एक्चुअल में बोले तो ट्रू फोकल स्पॉट या एक्चुअल फोकल स्पॉट ऐसा इसका वर्ड है। ओके, तो इस तरह से बेसिक सेटअप होता है एक्सरे का। मैंने बहुत डिटेल में बहुत टाइम पहले वीडियो बनाया हुआ था, वो आप देख सकते हैं कि एक्चुअल में ये कैसे वर्क करता है। दूसरे भी इसके काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, राइट। बट बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में आप समझो तो कैथोड साइड ये फोकसिंग कप होता है और एनोड साइड टारगेट होता है। ओके, तो एक्सरे इस तरह से आपको मिल जाएगा। और इधर आप देखोगे तो विंडो लिखा हुआ है। तो विंडो में से जो आपको ये एरिया जो मिलता है ये आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट होता है। ओके, सो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एनोड की साइड टारगेट, मतलब कि स्ट्राइक करेंगे टारगेट पे, वो टाइम पे आपको एक्सरे मिलेगा।
ओके, अभी देखिए सबसे पहले ट्रू या एक्चुअल फोकल स्पॉट किसको बोलते हैं। ट्रू फोकल स्पॉट और एक्चुअल फोकल स्पॉट इज द एक्चुअल एरिया ऑन द एनोड स्ट्रक बाय इलेक्ट्रॉन बीम। सो यहाँ पे यही फिगर में बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक होते हैं वो पर्टिकुलर एरिया है, जहाँ जैसे यहाँ से लेके ये एरिया है सपोज, राइट। तो ये एरिया जो है इसको ट्रू फोकल स्पॉट या एक्चुअल फोकल स्पॉट ऐसा बोलेंगे, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो पर्टिकुलर एरिया जितना एरिया पे वो टारगेट होता है उसको ट्रू फोकल स्पॉट बोलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये टारगेट आप देखोगे ना तो थोड़ा सा इंक्लाइन होता है, राइट। मतलब ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से इंक्लाइन है, राइट। तो इंक्लाइन है, इसका मीनिंग क्या है ये भी हम आगे देखेंगे कि अगर इसको सीधा रखे या इसको मान लीजिए कि थोड़ा और इंक्लाइन करें तो इससे एक्चुअल में एक्सरे बीम में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे इफेक्टिव फोकल स्पॉट किसको बोलता है। सो ये यहाँ पे जो हमने देखा जहाँ पे एक्सरे टारगेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं ये वाला जो स्पॉट है, राइट, इसको बोलेंगे एक्चुअल फोकल स्पॉट, राइट, या ट्रू फोकल स्पॉट। अभी यहाँ से नीचे की साइड विंडो में से ऐसे आपको एक्सरे मिलते हैं सपोज, राइट। सो ये जो है ये आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट है। इफेक्टिव फोकल स्पॉट मतलब बाहर ट्यूब में से विंडो में से जो बाहर आपको एक्सरे मिलते हैं जिससे आप एक्चुअल में रेडियोग्राफी करते हैं, तो ये आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट है। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो दो तरह से, एक एक्चुअल फोकल स्पॉट, दूसरा इफेक्टिव फोकल स्पॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीसीएन एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इफेक्टिव हीट डिसिपेशन मेथड आर नेसेसरी टू प्रिवेंट एनोड डैमेज। तो इसमें आपने एक्सरे में देखा हो तो इसमें हीट डिसिपेशन के लिए ऑयल वगैरह यूज़ किया जाता है, पूरा ट्यूब है उसके आजू बाजू ऑयल सर्कुलेशन होता है, जिससे क्या है कि एनोड डैमेज ना हो, राइट। मतलब एनोड की साइड है ना बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन काफ़ी वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं एनोड साइड जहाँ पे टंगस्टन होता है, तो बहुत हाई हीट जनरेट होती है। तो हीट डिसिपेशन के लिए वहाँ पे अलग अलग टेक्निक यूज़ करना पड़ेगा जिससे क्या है कि एनोड डैमेज ना हो, right? So देखिए effective focal spot. The effective focal spot is the perceived size of the focal spot from the X-ray beam's direction. So perceived size मतलब कि फाइनल जो आपको विंडो में से फाइनल साइज मिलता है फोकल स्पॉट का, वो आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट है जिसको आप रेडियोग्राफी के लिए यूज करते हैं। Appearing smaller than the true focal spot due to the target angle, the effective focal spot enhance image sharpness without increasing heat load. So यहाँ पे ट्रू फोकल स्पॉट है ना उससे कम साइज होता है इसका, राइट। उसका रीज़न ये है कि हमने जो एनोड है उसको कुछ एंगल पे रखा हुआ है, राइट। टारगेट है वो एंगल पे रखा हुआ है, तो इसके कारण जो इफेक्टिव फोकल स्पॉट है उसका साइज कम होता है, ट्रू फोकल स्पॉट से इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज कम होता है। तो इसके लिए इमेज का शार्पनेस भी इंक्रीज होगा और हीट लोड आपको इंक्रीज नहीं करना पड़ेगा, राइट। फिर भी आपको इमेज शार्पनेस मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे फोकल स्पॉट जो फाइनल इफेक्टिव फोकल स्पॉट है ना जितना कम मिलता है ना वो हमारे लिए अच्छा है। आपने यूजी का कैलकुलेशन देखा हो तो, राइट, यूजी मतलब ज्योमेट्रिक अनशार्पनेस, तो ये जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, राइट। सो ये कम हो तो उससे क्या होगा कि आपको इमेज का शार्पनेस अच्छा मिलेगा, राइट। ये अनशार्पनेस दिखाता है, ये अगर ज़्यादा होगा तो आपका इमेज मिलेगा रेडियोग्राफ पे वो अनशार्प मिलेगा। तो हमारे केस में ये कम होना चाहिए। सो यूजी कम करने के लिए फोकल स्पॉट का साइज है जितना हो सके उतना कम होना चाहिए, राइट। मतलब प्रैक्टिकली जितना हो सके उतना कम फोकल स्पॉट का साइज होना चाहिए, तो उसके कारण इमेज का शार्पनेस इंक्रीज होता है, राइट। सो अनशार्पनेस डिक्रीज करने के लिए और शार्पनेस इंक्रीज करने के लिए आपको इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज जितना हो सके उतना कम होना चाहिए। So effective focal spot size depends on the target angle and electron beam size, making it important for high resolution targeting imaging. So टारगेट एंगल के ऊपर ये डिपेंड होता है, राइट। टारगेट एंगल कितना है उसके ऊपर, जितना कम टारगेट एंगल आप रखते हो इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज उतना कम मिलता है, ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा मिलेगा। और ये
फोकल स्पॉट का साइज जितना कम होगा उस केस में हमको हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग मिलता है, जितना कम होगा उतना हाई रिजोल्यूशन। ओके, अभी देखिए टारगेट एंगल जो रखते हैं उसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। इसका फिगर भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखिए जनरली द एनोड सरफेस इज यूजुअली एंगल ऑफन है 20 डिग्री। जनरली 20 डिग्री इसका एंगल होता है, जहाँ पे ये हमने एंगल देखा, राइट। इधर देखिए ये भी एंगल में है इस तरह से, इसमें ज़्यादा आइडिया आएगा। देखिए ये जो एंगल है ना, ये कितना होता है, जनरली 20 डिग्री का एंगल होता है। जैसे इधर से मैं ऐसे लेता हूँ तो एंगल जो है ये 20 डिग्री का एंगल आपको मिलेगा ये, राइट। ये 20 डिग्री का दोनों एंगल होता है, ये और ये दोनों सेम ही होगा। ओके, सो एनोड का सरफेस है यूजुअली ऑफन 20 डिग्री टू ऑप्टिमाइज एक्सरे इंटेंसिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इस इंक्लिनेशन रिड्यूस द इफेक्टिव फोकल स्पॉट साइज। तो उसके कारण आपको फोकल स्पॉट, इफेक्टिव फोकल स्पॉट का साइज कम मिलेगा। एनहेंसिंग इमेज डिटेल एंड क्वालिटी। सो इमेज डिटेल क्वालिटी अच्छा मिलेगा। सो ये 20 डिग्री है, ये थोड़ा नंबर याद रखिएगा। सो एनोड जनरली यूजुअली ये 20 डिग्री एंगल रखा जाता है। तो देखिए अब अलग अलग एंगल आप रखते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। जैसे यहाँ पे ये स्मॉल एंगल है, ये डी है, ये एंगल है। ओके, तो ये स्मॉल एंगल है, उस केस में ये सी का वैल्यू है ना, सी क्या है, ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट है, ये हमारे काम का है फाइनली। ओके, ये ए जो लिखा है ये दोनों केस में सेम है। ए मतलब कि इलेक्ट्रॉन हम बॉम्बार्ड करते हैं, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन आते हैं, राइट। मतलब कैथोड से इलेक्ट्रॉन आते हैं, यहाँ पे कैथोड होगा, राइट। कैथोड में से इलेक्ट्रॉन इस साइड में आएंगे, स्ट्राइक हो गया एनोड पे। सो अभी यहाँ पे लार्ज एनोड एंगल रखा हुआ है, तो ज़्यादा एंगल रहेगा, मतलब ये एंगल ज़्यादा है, यहाँ से ये एंगल आप देख सकते हैं, ये वाला, और इधर ये एंगल है। ओके, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है डी। सो एंगल ऑफ एनोड जो है वो ज़्यादा रखेंगे तो सी का वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा है। देखिए सी मतलब इफेक्टिव फोकल स्पॉट। ओके, तो इफेक्टिव फोकल स्पॉट ज़्यादा है, मतलब साइज ज़्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ फाइनली, कि आपको शार्पनेस जो है वो कम मिलेगा, मतलब अनशार्प इमेज होगा, मतलब जियोमेट्रिक अनशार्पनेस ज़्यादा मिलेगा आपको, राइट। सो स्मॉल एंगल जितना हो सके उतना स्मॉल एंगल रखना होता है। बट यहाँ पे एक और कैच भी है, राइट। अगर आगे हम हील इफेक्ट देखेंगे, राइट। सो स्मॉल एंगल रखेंगे तो हील इफेक्ट जो है वो ज़्यादा मिलता है। सो हील इफेक्ट क्या है ये भी हम आगे देखते हैं। ओके, सो इस तरह से है। अभी ये जो यहाँ पे है ना बी लिखा हुआ है, देखिए, राइट। बी ये क्या है, ये एक्चुअल फोकल स्पॉट है। ओके, यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये बी है। ओके, तो एक्चुअल फोकल स्पॉट और सी दोनों में लिखा हुआ है, ये क्या है, इफेक्टिव फोकल स्पॉट है। Proper angling also ensure efficient X-ray emission toward the central beam, crucial for producing clear image. तो अगर अच्छा सा प्रॉपर एंगल आप लेते हैं तो उस केस में आपको सेंट्रल बीम जो है वो अच्छी तरीके से मिलेगा, सफिशिएंट एक्सरे बीम आपको मिलेगा सेंट्रल में, तो उसके कारण क्लियर इमेज आपको मिलता है। अभी देखिए हील इफेक्ट की बात करें, ये इम्पोर्टेंट है। हील इफेक्ट एक्चुअल में क्या होता है, इसका एक ही क्वेश्चन आता है लेवल 3 के एग्जामिनेशन में, बट आपको इसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से ये वर्क करता है। हील इफेक्ट अकर्स ड्यू टू एक्सरे एब्सॉर्प्शन विद इन द इंक्लाइंड टारगेट लीडिंग टू इंटेंसिटी वेरिएशन अक्रॉस द एक्सरे बीम। सो एक्सरे का एब्सॉर्प्शन होता है कहाँ पे, एक्सरे का एब्सॉर्प्शन होता है एनोड में, राइट। मतलब इंक्लाइन टारगेट आपने रखा हुआ है एनोड में, वहां पे ही एक्सरे का कुछ एब्सॉर्प्शन होता है, उसके कारण अपने को हील इफेक्ट देखने को मिलता है। अभी हमने जस्ट देखा कि आपका एनोड है वो आप इंक्लाइन रखते हैं, राइट। 20 डिग्री आसपास इसका एंगल आप रखते हैं, और एनोड की साइड ये एंगल होता है, उसके कारण अपने को इफेक्टिव फोकल स्पॉट है वो कम मिलता है, जिससे जियोमेट्रिक अनशार्पनेस आपको कम मिलता है। बट यहाँ पे इंक्लाइन टारगेट रखते हैं ना, तो उसके कारण ये हील इफेक्ट भी मिलता है। तो इसके हील इफेक्ट में एक्चुअली क्या होता है कि एक्सरे का कुछ एब्सॉर्प्शन हो जाता है, कौन सी साइड, हील साइड या एनोड साइड। ओके, तो कैसे है देखिए, एक्सरेज इमिटेड फ्रॉम द एनोड साइड एक्सपीरियंस मोर एब्सॉर्प्शन, राइट।
experience more absorption. कहाँ पे? Anode side, causing lower intensity on heel side, right? So देखिए यहाँ पे जैसे इस साइड से आपका ये आया इलेक्ट्रॉन आया, राइट, यहाँ पे कैथोड होगा। सो इंक्लाइन आपने रखा हुआ है, राइट। सो इस केस में क्या होगा कि ये वाला एरिया है, मतलब कि ये लेफ्ट वाला जो एरिया है वहाँ इंटेंसिटी कम होगा, राइट। एक्सरे का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, वहाँ पे एब्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा, राइट। एनोड का जो लेफ्ट वाला एरिया है, एनोड साइड जो एरिया है, ये एनोड साइड बोला जाएगा और इधर कैथोड साइड बोला जाएगा, राइट। इधर कैथोड है, इसके लिए राइट साइड कैथोड साइड। तो एनोड साइड के जो एक्सरेज होते हैं वहाँ से आपको जो एक्सरे का इंटेंसिटी मिलता है एनोड साइड से वो कम होता है। जैसे जैसे आप राइट साइड में जाओगे कैथोड साइड, इंटेंसिटी आपको अच्छा खासा मिलता जाता है, जैसे 80 है, 90 है, 100, 110, 120, राइट। तो राइट साइड जैसे जाओगे वैसे एक्सरे का स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये एक्चुअली परसेंटेज है, सेंट्रल बीम जो रहता है ना उसकी परसेंटेज में बात करें तो ये मान लीजिए 100% ये सेंट्रल बीम है, उसकी कंपैरिजन में राइट साइड में आप जाओ तो इंटेंसिटी अच्छा मिलेगा, लेफ्ट साइड में जाओगे तो कम मिलेगा जैसे जैसे लेफ्ट जाओगे। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एनोड साइड एब्सॉर्प्शन होता है, ओके, एक्सरे का एब्सॉर्प्शन होता है, उसके कारण ये इफेक्ट देखने को मिलता है। इसको हील इफेक्ट बोला जाता है, ओके। सो हील साइड या हील इफेक्ट लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है, इसलिए यहाँ पे आपको एक्सरे का एक्सरे का स्ट्रेंथ जो है वो कम देखने को मिलता है, इंटेंसिटी कम देखने को मिलता है। सो इसमें आप ऐसा बोल सकते हैं स्मॉलर एंगल, राइट, जितना आप कम एंगल लेते हो स्मॉलर फोकल स्पॉट साइज बट लार्जर एनोड हील इफेक्ट, राइट। हील इफेक्ट जो है वो ज्यादा मिलेगा, मतलब कि एंगल आप स्मॉल लेते हैं, ये एंगल आपने स्मॉल लिया तो उसके कारण यूजी का वैल्यू जो है वो कम मिलेगा, राइट, जियोमेट्रिक अनशार्पनेस कम मिलेगा। बट सेम साइड इसमें यस फोकल स्पॉट भी लिख देता हूँ, फोकल स्पॉट एफएस लिखता हूँ, फोकल स्पॉट भी कम मिलेगा, इसके लिए यूजी कम मिलेगा, बट हील इफेक्ट जो है वो ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि कुछ एक्सरे जो है उसमें उतना स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगा लेफ्ट साइड में, ओके। सो ये रिलेशन आप याद रखिएगा, एंगल जितना कम करेंगे फोकल स्पॉट कम मिलेगा, यूजी का वैल्यू कम मिलेगा, बट हील इफेक्ट ज़्यादा होगा, ओके। ओके, अभी फोकल स्पॉट जो है इफेक्टिव फोकल स्पॉट स्पेशली उसको मेजर करने के लिए एक टेक्निक यूज होता है, इसको पिन होल टेक्निक बोलते हैं या फिर पिन होल इमेजिंग, ऐसा आपने नाम सुना होगा। सो ये कैसे वर्क करता है? ये काफ़ी सिंपल है। सो इसमें एक बात याद रखिएगा, ये इफेक्टिव फोकल स्पॉट के लिए है, ओके। मतलब जो फाइनल आपको जो फोकल स्पॉट मिलता है, मतलब रेडियोग्राफी के लिए आप यूज करते हो, वो फोकल स्पॉट का मेजरमेंट लेने के लिए ये पिन होल इमेजिंग यूज होता है। So pinhole method involve placing a lead sheet with a small pinhole midway between X-ray source and film. ओके, सो एक लीड का शीट लिया जाता है, उसमें बीच में एक स्मॉल छोटा सा मिडवे में सेंटर में छोटा सा पिन होल किया जाता है, राइट, इस तरह से। जैसे ये लीड का शीट है और सेंटर में यहाँ पे एक होल किया जाएगा, ऐसे बहुत छोटा सा पिन होल किया जाएगा, राइट। सो एक्सरे का जो ट्यूब है इस तरह से, ये एक्सरे का ट्यूब है, इसमें ये वाला जो है आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट है और इस तरह से ये पूरा बीम मिलेगा, राइट, बीम स्प्रेड होता है। सो इसमें जो सेंटर वाला बीम है, ओके, मैं ब्लू कलर से दिखाता हूँ, ये सेंटर वाला बीम जो है उसके एग्जैक्ट सेंटर में आपको ये लीड शीट में हॉल करना है, राइट। सेंट्रल बीम जो है मिडल में आना चाहिए, वैसे यहाँ पे आपको ये हॉल बनाना है। तो इधर से बीम जो है यहाँ से आगे जाएगा, वो भी थोड़ा सा स्प्रेड होगा, थोड़ा सा ही, राइट, थोड़ा सा स्प्रेड होगा और आपको एग्जैक्टली उसके डबल डिस्टेंस पे यहाँ पे फिल्म लगाना है, राइट। डबल डिस्टेंस मतलब जैसे ये x/2 डिस्टेंस था, ये x है पूरा, राइट। सो ये x/2 डिस्टेंस पे आपको लीड शीट लगाना है और x डिस्टेंस पे फिल्म लगाना है। तो फिल्म के ऊपर यहाँ पे जो इमेज बनेगा, राइट, इसका इमेज जो बनेगा, ये वाला जो आपका पिन होल आपने रखा हुआ है उसका इमेज
थोड़ा सा बड़ा होके ये फिल्म के ऊपर इधर बनेगा। ओके, सो ये एग्जैक्टली इसका आप साइज मेजर करोगे तो एग्जैक्टली इतना साइज होगा, राइट। ये जो आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट है उसका साइज और इसमें फिल्म पे जो साइज आया वो दोनों एग्जैक्टली सेम होगा, राइट। तो इस तरह से ये किया जाता है। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्स डिस्टेंस है तो x/2 डिस्टेंस पे आपको, मतलब आधे डिस्टेंस पे आपको ये लीड शीट लगाना है। और पिन होल एकदम सेंटर में होना चाहिए, राइट। ये जो पिन होल आपने लगाया है लीड शीट में वो एकदम सेंटर में होना चाहिए। और एक्सरे ट्यूब भी इस तरह से मिडल वे में इस तरह से रखना है कि सेंट्रल बीम जो है एकदम मिडल में जाके इधर से पिन होल में से पास होके फिल्म के ऊपर इमेज बनाए। ओके, तो इस तरह से ये किया जाता है। तो सेटअप एक्सरे यूनिट, सबसे पहले एक्सरे यूनिट सेटअप करके हाई मिली एम्पियरेज एंड लो किलो वोल्टेज लेना है फॉर अ कंट्रोल एक्सपोजर, right? Milliampere high and kilovoltage low. Align the lead sheet, position it perpendicular to the X-ray beam with the pinhole at the beam center. तो pinhole आपको बीम के सेंटर में लेना है और एक्सरे बीम के परपेंडिकुलर लीड शीट लगाना है। और उसके बाद फिल्म एक्सपोज करना है। मिनिमाइज सैचुरेशन टू कैप्चर अ शार्प इमेज ऑफ द फोकल स्पॉट, राइट। सो बाद में आपको शार्प इमेज मिले इस तरह से फिल्म एक्सपोज करना है। डेवलप द फिल्म एंड मेजर द डायामीटर ऑफ द फोकल स्पॉट इमेज टू डिटरमाइन इट्स साइज एक्यूरेटली, राइट। सो यहाँ पे फाइनली फिल्म जो है उसके ऊपर जो भी डायामीटर मिलता है ये पिन होल का, यहाँ पे ये जो डायामीटर मिलता है ये डायामीटर आपका इफेक्टिव फोकल स्पॉट का डायामीटर है, राइट। सो साइज इसको आप करोगे, स्केल से मेजरमेंट ले लोगे तो आपको डायरेक्टली इसका फोकल स्पॉट का साइज मिल जाएगा। ओके, सो इस तरह से ये फोकल स्पॉट मेजरिंग वगैरह किया जाता है। और ये वीडियो में हमने ये सब फोकल स्पॉट किस तरह से होते हैं, मतलब ट्रू फोकल स्पॉट, एक्चुअल फोकल स्पॉट, और दूसरा इफेक्टिव फोकल स्पॉट एंगल वगैरह कैसे लिया जाता है, राइट। जनरली 20 डिग्री का एंगल इसमें लिया जाता है एक्सरे के केस में एनोड की साइड। बाद में हिल इफेक्ट और फोकल स्पॉट मेजरमेंट टॉपिक कवर किया हुआ है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।